नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ, यानी कि संवैधानिक विकास के बारे में। देखिए, संवैधानिक विकास में विभिन्न चरण हमारे भारत की जब संविधान सभा बनी, जब देश आजाद हुआ तो संविधान सभा बनी। तो संविधान सभा ने देश के अलग अलग, दुनिया के अलग अलग संविधान तथा भारत में ही अंग्रेजों द्वारा स्थापित जो कानून था उसमें से कई अच्छी बातें तथा दुनिया के अलग अलग संविधानों का अध्ययन कर वहां से कुछ कुछ अच्छी बातें निकालकर और हमारे संविधान का निर्माण किया था संविधान सभा ने। तो उसे जब संविधान बन रहा था उसे हम बोलते हैं संवैधानिक विकास, यानी कि संविधान बनने की जो प्रक्रिया है संवैधानिक विकास, वो किन किन चरणों से होकर गुजरा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो उसी से संबंधित है, यानी हम उन महत्वपूर्ण स्रोतों के बारे में बात करेंगे जिनको ध्यान में रखकर और संविधान का निर्माण किया गया संविधान सभा द्वारा। संविधान निर्माण, उन महत्वपूर्ण स्रोतों के बारे में हम आज के टॉपिक में बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले संवैधानिक विकास में जो महत्वपूर्ण स्रोत था वो था भारत शासन अधिनियम 1935। अंग्रेजों के शासनकाल में और अलग अलग कानून, अलग अलग रूल अंग्रेजों द्वारा बनाए जाते थे भारत की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए। तो उन्हीं में से एक था भारतीय शासन अधिनियम 1935 में जो बनाया गया था। तो वहां से कौन कौन सी बातों को लेकर और संविधान सभा के द्वारा हमारे संविधान में और डाला गया या संविधान में शामिल किया गया, उन तथ्यों के बारे में हम बात करेंगे सबसे पहले। तो देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 से सबसे पहले लिया गया संघीय तंत्र, यानी कि हमारे संविधान का आर्टिकल 1 जो बोलता है वो बोलता है कि भारत एक राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ, यानी कि बहुत से राज्यों को मिलाकर और एक भारत संघ का निर्माण किया गया है जिसे बोलते हैं संघीय तंत्र। तो ये संघीय तंत्र जो है ये लिया गया भारत शासन अधिनियम 1935 से। इसके बाद राज्यपाल का जो पद है हमारे संविधान में आर्टिकल 152 राज्यपाल के पद की परिभाषा देता है। राज्यपाल के पद की परिभाषा देता है, यानी कि आर्टिकल 152 बोलता है कि सभी राज्यों में एक राज्यपाल होगा। तथा आर्टिकल 153 और जो राज्यपाल पद है, राज्यपाल पद, उसके लिए जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं करता है आर्टिकल 153। तो ये आर्टिकल 152 और आर्टिकल 153 में जो राज्यपाल का पद दिया गया है, ये पद भी लिया गया कहां से? भारत शासन अधिनियम 1935 से। इसके बाद में न्यायपालिका, यानी कि हमारे संविधान में आर्टिकल 124 जो कि उच्चतम न्यायालय की व्याख्या करता है, उच्चतम न्यायालय, तथा आर्टिकल 214, संविधान का आर्टिकल 214 वो उच्च न्यायालयों की व्यवस्था करता है, तथा संविधान का आर्टिकल 233 जो कि अधीनस्थ न्यायालयों की व्याख्या करता है, अधीनस्थ न्यायालय। तो ये जो तीनों आर्टिकल है न्यायपालिका से संबंधित 124, 214 तथा 233, ये तीनों ही आर्टिकल जो न्यायपालिका की जो व्याख्या करते हैं, वो न्यायपालिका जो है वो भी ली गई है कहां से? भारत शासन अधिनियम 1935 से। एक मिनट, इसको अरेंज कर लेते हैं। जस्ट ए मिनट, इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, आगे समझ में नहीं आएगा। तो ये स्वतंत्र न्यायपालिका जो है ये भी ली गई है कहां से? भारत शासन अधिनियम 1935 से। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लोक सेवा आयोग। देखिए, हमारे संविधान का आर्टिकल 315 आर्टिकल नंबर 315 जो है संघ तथा राज्य दोनों के लिए ही, और एक लोक सेवा आयोग की व्याख्या करता है। आर्टिकल 315 जो क्या बोलता है? वो बोलता है कि संघ तथा राज्यों में और कर्मचारियों के चयन हेतु लोक सेवा आयोग होंगे। जैसे केंद्रीय स्तर पर यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तथा राज्यों के स्तर पर राज्य लोक सेवा आयोग होते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग।
तो ये जो लोक सेवा आयोग हैं ये भी लिए गए हैं कहां से? भारत शासन अधिनियम 1935 से। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रोविजन की। देखिए, आपातकालीन उपबंध, अगला जो प्रोविजन है वो है आपातकालीन उपबंध। हमारे संविधान में आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक, यानी कि 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, वहीं 356 में राष्ट्रपति शासन, वहीं 360 में, और वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रपति शासन तथा फाइनेंशियल इमरजेंसी 352, 356 तथा 360 में ये तीनों दिए गए हैं। तो इन्हें बोलते हैं आपातकालीन उपबंध। तो ये आपातकालीन उपबंध जो हैं वो भी कहां से लिए गए हैं? भारत शासन अधिनियम 1935 से। ठीक है, इसके बाद अगले संवैधानिक सोर्स की हम बात करते हैं तो वो है ब्रिटेन का संविधान, यानी कि ब्रिटिश संविधान से, और क्या क्या लेकर हमारे संविधान में शामिल किया गया संविधान निर्माताओं द्वारा। तो उसमें सबसे पहले आता है संसदीय शासन प्रणाली, यानी कि हमारे देश में देखिए शासन प्रणाली के दो तरीके होते हैं। एक तो होती है संसदीय शासन प्रणाली यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम, दूसरी होती है राष्ट्रपति शासन प्रणाली, जैसे कि यूएस, कनाडा इत्यादि जगहों पर है। राष्ट्रपति शासन प्रणाली में राष्ट्रपति मुख्य होता है, कार्यपालिका की संपूर्ण शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। वही संसदीय शासन प्रणाली में संसद अहम होती है। तो ये जो संसदीय शासन प्रणाली है ये कहां से ली गई? ब्रिटेन के संविधान से। आपको एक बात बता दूं कि ब्रिटेन की जो संसदीय शासन प्रणाली है वो विश्व की सबसे प्राचीन लोकतांत्रिक व्यवस्था और मानी जाती है। विश्व की सर्वाधिक प्राचीन लोकतांत्रिक व्यवस्था ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली। तो ये संसदीय शासन प्रणाली का जो प्रावधान है वो लिया गया है ब्रिटिश संविधान से। इसके बाद में अगला जो प्रोविजन है वो है विधायी प्रक्रिया। देखिए, हमारे देश में शासन व्यवस्था के लिए एक संसद होती है, संसद तथा संसद के दो अंग होते हैं, लोकसभा तथा राज्यसभा, जिसे बोलते हैं कमांडली विधायिका। तो ये विधायी प्रक्रिया जो है विधायिका संबंधित, ये भी कहां से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से, यानी कि ब्रिटिश संविधान से। इसके बाद में नागरिकता, एकल नागरिकता। देखिए, हम बात करें अनुच्छेद 5 से लेकर और अनुच्छेद 11 तक, 5 से लेकर 11 तक, हमारे संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, और नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। नागरिकता संबंधी प्रावधान, उनमें से अनुच्छेद 9 जो है वो बोलता है कि अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से और किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार कर लेता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता का ऑटोमेटिक ही अंत हो जाएगा। यानी कि हमारे देश के संविधान में और नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है वो एकल है, यानी कि एकल नागरिकता दी गई है। एक ही देश का नागरिक, पूर्णकालिक नागरिक कोई हो सकता है। अगर कोई स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता का स्वतः प्रभाव से अंत हो जाएगा। तो ये जो एकल नागरिकता संबंधी प्रावधान है ये भी कहां से लिया गया? ब्रिटेन के संविधान से। इसको थोड़ा अरेंज कर लें। इसके बाद में अगले प्रोविजन की बात करते हैं जो है मंत्रिपरिषद। देखिए, हमारे संविधान का आर्टिकल 74 जो है वो केंद्रीय मंत्रिपरिषद की व्याख्या करता है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, तथा आर्टिकल नंबर 163 जो है वो राज्य मंत्रिपरिषद की व्याख्या करता है। यानी कि 74 क्या बोलता है कि केंद्र में एक मंत्रिपरिषद होगी शासन व्यवस्था के लिए। वहीं आर्टिकल 163 बोलता है कि प्रत्येक राज्य में भी एक चुनी हुई मंत्रिपरिषद या कार्यपालिका होगी। तो ये जो मंत्रिपरिषद संबंधी प्रावधान है ये भी कहां से लिया गया है? और ब्रिटेन के संविधान से। तो ब्रिटिश संविधान से 4 प्रावधान लिए गए। सबसे पहले संसदीय शासन प्रणाली, उसके बाद विधायी प्रक्रिया, उसके बाद एकल नागरिकता तथा मंत्रिपरिषद। ये 4 प्रावधान जो है वो ब्रिटिश संविधान से लिए गए। इसके बाद में आता है अगला जो सोर्स था हमारे संवैधानिक विकास का, वो है संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, यानी कि यूएस के संविधान से क्या क्या लिया गया। तो सबसे पहले बात करते हैं मूल अधिकार। देखिए, हमारे संविधान में और आर्टिकल 12 से लेकर और 35 तक मूल अधिकारों की व्याख्या की गई है।
यानी कि 12 से लेकर 35 तक संविधान में मूल अधिकार दिए गए हैं। तो ये जो जितने भी मूल अधिकार हैं, ये मूल अधिकार कहां से लिए गए हैं? यूएस संविधान से, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। इसके बाद आता है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यानी कि हमारे देश में और प्रशासनिक व्यवस्था से देखा जाए तो संसद के 3 मुख्य अंग माने जाते हैं। सबसे पहले विधायिका, जो कि संसद है, लोकसभा तथा राज्यसभा। उसके बाद आती है कार्यपालिका, यानी कि मंत्री परिषद। उसके बाद आती है न्यायपालिका। तो ये जो न्यायपालिका है, इस न्यायपालिका से संबंधित जो मतलब यानी कि न्यायपालिका स्वतंत्र होती है। न्यायपालिका में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय तथा अधीनस्थ न्यायालय जो होते हैं वो अपने आप में एक स्वतंत्र एजेंसी होते हैं, स्वतंत्र संस्था होते हैं। तो ये न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है ये भी ली गई कहां से? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। इसके बाद में यूएस संविधान से अगला जो प्रोविजन लिया गया वो है न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन, देखिए न्यायिक पुनरावलोकन से तात्पर्य है जब भी संसद यानी कि विधायिका तथा कार्यपालिका यानी कि मंत्री परिषद कोई भी निर्णय करती है तथा देश के किसी भी नागरिक को, और उस निर्णय से अगर आपत्ति होती है तो हमारी जो न्यायपालिका है वो किसी भी लिए गए निर्णय का तथा किसी भी अधीनस्थ न्यायालय या किसी भी कानूनी निर्णय का और दोबारा से अवलोकन कर सकती है, जिसे बोलते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। तो ये न्यायिक पुनरावलोकन भी कहां से लिया गया? यूएस संविधान से। क्लियर? इसके बाद में उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति का पद, देखिए हमारे संविधान का आर्टिकल नंबर 63 और उपराष्ट्रपति के पद की व्याख्या करता है। उपराष्ट्रपति यानी कि राष्ट्रपति तो होता ही होता है, उसके अलावा देश का एक उपराष्ट्रपति भी होगा जो कि राज्यसभा का पदेन सभापति भी होगा। राज्यसभा का पदेन सभापति भी जिसको बोलते हैं। तो ये उपराष्ट्रपति का जो पद है ये भी कहां से लिया गया? यूएस संविधान से। ठीक है। इसके बाद में उच्चतम तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया जाना। देखिए उच्चतम तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने की सेम वही व्यवस्था है जो कि जैसे कि राष्ट्रपति को महाभियोग से हटाया जाता है, यानी कि संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में और किसी भी उच्चतम तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के खिलाफ अगर महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है तथा वो पूर्ण बहुमत से पारित हो जाता है तो किसी भी उच्चतम तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो ये जो प्रक्रिया है उच्चतम तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने की, यह भी ली गई कहां से? यूएस के संविधान से। इसके बाद में अगला जो प्रोविजन यूएस संविधान से लिया गया वो है राष्ट्रपति महाभियोग, यानी कि हमारे राष्ट्रपति को कदाचार तथा अक्षमता इन 2 कारणों से, देखिए राष्ट्रपति को हटाने के लिए 2 ही कारण होते हैं, कदाचार या अक्षमता। कदाचार इन द सेंस कोई भी गलत आचरण जिसे बोलते हैं कदाचार, तथा अक्षमता यानी कि काम करने में योग्य, काम करने में सक्षम नहीं है। इन 2 कारणों से राष्ट्रपति को संसद के किसी भी सदन में और महाभियोग प्रस्ताव लाकर तथा उस प्रस्ताव के पारित होने पर और हटाया जा सकता है महाभियोग। तो ये जो राष्ट्रपति पर लाया जाने वाला जो महाभियोग है ये भी लिया गया कहां से? यूएस के संविधान से। ठीक है। इसके बाद में अगले सोर्स की हम बात करते हैं जो है आयरलैंड का संविधान, यानी कि आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया, हमारे संविधान में क्या क्या लेकर शामिल किया गया। देखिए सबसे पहले राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। हमारे संविधान में आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 54 यानी कि अनुच्छेद 36 से लेकर और 54 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या की गई है। तो ये राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये कहां से लिए गए? आयरलैंड के संविधान से। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली। देखिए आर्टिकल नंबर 54, संविधान का आर्टिकल नंबर 54 है, वो राष्ट्रपति से संबंधित निर्वाचन प्रणाली की व्याख्या करता है। राष्ट्रपति निर्वाचन प्रणाली। तो ये जो आर्टिकल 54 में निर्वाचन प्रणाली जो राष्ट्रपति की दी गई है, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली में किस प्रकार की पद्धति का प्रयोग होता है? तो वो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति, एकल संक्रमणीय मत पद्धति। तो ये जो आर्टिकल 54 के प्रावधान है राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली, ये कहां से ली गई है? ये भी ली गई है आयरलैंड के संविधान से। ठीक है। इसके बाद राज्यसभा मनोनीत सदस्य। देखिए राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 72 के थ्रू आर्टिकल 72 क्या बोलता है?
कि हमारे राष्ट्रपति को ये पावर होगी कि वो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। कला, साहित्य, विज्ञान, खेल इत्यादि, समाज सेवा इत्यादि किसी भी क्षेत्र के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किया जा सकता है। आर्टिकल 72 के द्वारा ये पावर दी जाती है राष्ट्रपति को। तो ये जो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनयन करने की आर्टिकल 72 की जो पावर है, ये भी ली गई है कहां से? आयरलैंड के संविधान से। क्लियर? इसके बाद में बात करते हैं अगले सोर्स की, जो है कनाडा का संविधान। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित होना। देखिए सबसे पहले जान लीजिए अवशिष्ट शक्तियां क्या होती हैं। तो अवशिष्ट शक्तियां जो होती हैं, हमारे संविधान में 3 तरह की सूचियां हैं। सबसे पहले संघ सूची, फिर एक होती है राज्य सूची, फिर एक होती है समवर्ती सूची। ठीक है, संघ सूची पर कानून बनाता है केंद्र, राज्य सूची पर कानून बनाते हैं संबंधित राज्य, तथा समवर्ती सूची पर कानून बनाते हैं केंद्र तथा राज्य दोनों मिलकर। केंद्र तथा राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। तथा अब देखिए अवशिष्ट शक्तियां क्या होती हैं। कुछ शक्तियां हैं जो संघ सूची में दी गई है, कुछ शक्तियां हैं जो राज्य सूची में दी गई है, तथा कुछ शक्तियां हैं जो समवर्ती सूची में दी गई। इन तीनों ही सूचियों में जो शक्तियां नहीं दी गई हैं, ऐसा कोई भी विषय जो तीनों सूचियों में से किसी भी सूची में नहीं दिया गया है, वो विषय कहलाता है अवशिष्ट शक्तियां। तो अवशिष्ट शक्तियां जो हैं वो संविधान की 9वीं अनुसूची में रखी गई हैं। संविधान की 9वीं अनुसूची में। तो इस 9वीं अनुसूची में जो अवशिष्ट विषय दिए गए हैं, उन विषयों पर कानून बनाने की जो शक्ति होती है वो केंद्र में निहित होती है। ये ऐसा प्रावधान लिया गया है कहां से? कनाडा के संविधान से। क्लियर? इसके बाद केंद्र का सर्वोपरि होना। देखिए हमारे देश में राष्ट्रपति शासन से संबंधित अनुच्छेद है आपातकालीन उपबंध में आर्टिकल 356, जिसमें दिया गया है राष्ट्रपति शासन के बारे में। ठीक है, यानी कि केंद्र को पावर होती है कि वह राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू कर सके आर्टिकल 356 के तहत। परंतु इस राष्ट्रपति शासन को लागू करने से संबंधित 2 आर्टिकल हैं। सबसे पहले आर्टिकल 355 जो बोलता है कि अगर राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था संविधान के अनुरूप ना चले, संविधान के अनुरूप ना चले, तो केंद्र को यह पावर होगा कि वो आर्टिकल 356 का प्रयोग करके वहां राष्ट्रपति शासन लगा दे। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 365 है जो ये बोलता है कि अगर कोई राज्य केंद्र के दिशा निर्देशों का पालन नहीं करे, केंद्र के दिशा निर्देशों का पालन ना पालन करे, तब भी केंद्र को यह पावर होगी कि वो आर्टिकल 356 के तहत वहां राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। तो इसका क्या तात्पर्य हुआ 365 का? यानी कि केंद्र जो दिशा निर्देश देगा वो राज्यों के लिए पालन करना अनिवार्य है। अगर राज्य पालन नहीं करते हैं तो केंद्र तुरंत वहां राष्ट्रपति से रिकमेंड करेगा और राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर देगा। इसका क्या तात्पर्य हुआ कि किसी भी सूरत हाल में केंद्र हमेशा सर्वोपरि होता है। तो ये केंद्र का जो सर्वोपरि होना है ये भी लिया गया है कहां से? कनाडा के संविधान से। क्लियर? इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले संवैधानिक सोर्स के बारे में, जो है ऑस्ट्रेलिया का संविधान। यानी कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से और क्या क्या लिया गया। सबसे पहले समवर्ती सूची, जैसा कि हमने बात की अभी 3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची, इनकी हमने बात की। तो समवर्ती सूची जो है इस पर केंद्र तथा राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। तो ये समवर्ती सूची जो है ये ली गई कहां से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है, इसके बाद संसद दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। देखिए संसद के 2 सदन होते हैं, हम सभी जानते हैं। नंबर 1 लोकसभा, जिसे बोलते हैं निम्न सदन तथा अस्थायी सदन, तथा दूसरा होता है राज्यसभा, जिसे बोलते हैं उच्च सदन तथा स्थायी सदन, यानी कि ये कभी भी भंग नहीं होता है। तो ये जो दोनों सदन है, लोकसभा तथा राज्यसभा, कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं संविधान के अनुसार जिन परिस्थितियों में, और देखिए इन दोनों सदनों की अलग अलग बैठक होती है, अलग अलग सत्र होते हैं, अलग अलग इनकी प्रक्रिया होती है। परंतु कुछ ऐसी परिस्थितियां भी संविधान में दी गई हैं जब इन दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की आवश्यकता पड़ती है। तो ये जो दोनों सदनों की, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक संबंधी जो प्रावधान है ये भी लिए गए हैं कहां से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। क्लियर? इसके बाद बात करते हैं अगले संवैधानिक सोर्स के बारे में, जो है जर्मनी का संविधान। यानी कि जर्मनी के संविधान से हमारे संविधान में क्या क्या लेकर शामिल किया गया। तो देखिए आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन। देखिए आर्टिकल 352
में दिया गया है राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। क्लियर? अच्छा, नेशनल इमरजेंसी जब भी देश में लागू होती है तो जो मूल अधिकार हैं, अनुच्छेद 19 में 6 मूल अधिकार जो दिए गए हैं वो स्वतः प्रभाव से निलंबित हो जाते हैं। यानी कि आर्टिकल 358 और 359, 358 आर्टिकल जो है वो बोलता है कि जब भी आर्टिकल 352 का प्रयोग होगा, नेशनल इमरजेंसी होगी, तो आर्टिकल 19 में दिए गए 6 मूल अधिकार तुरंत प्रभाव से निलंबित हो जाएंगे, ऐसा बोलता है आर्टिकल 358। इसके बाद आर्टिकल 359 क्या बोलता है कि शेष बचे जितने भी मूल अधिकार हैं वो नेशनल इमरजेंसी लागू होते ही और स्वतः प्रभाव से निलंबित हो जाएंगे, छोड़कर आर्टिकल 20 तथा 21 में दिए गए मूल अधिकारों को। तो आर्टिकल 20 और 21 में क्या है? आर्टिकल 20 बोलता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, वहीं आर्टिकल 21 बोलता है अपराध के संबंध में दोष सिद्धि से, अपराध के संबंध में और दोष सिद्धि से संरक्षण का अधिकार। ये जो दो अधिकार हैं आर्टिकल 20 और 21, इनमें दिए गए मूल अधिकारों को छोड़कर और बाकी जितने भी मूल अधिकार हैं वो स्वतः प्रभाव से निलंबित हो जाएंगे, निलंबित हो जाएंगे। तो ये जो आर्टिकल हैं, आर्टिकल 358 तथा 359, इन दोनों में जो मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं आपातकाल के समय, राष्ट्रीय आपातकाल के समय, वो लिया गया है कहां से? जर्मनी के संविधान से। क्लियर? ये थोड़ा डिलीट कर लेते हैं इसको, एरेज। इसके बाद में अगला जो संवैधानिक सोर्स है हमारे संविधान निर्माण का, जस्ट ए मिनट, अगला जो संवैधानिक सोर्स है वो है सोवियत रूस, यानी कि रूस के संविधान से और क्या क्या लेकर हमारे संविधान में शामिल किया गया है उसकी हम बात करते हैं। देखिए, प्रस्तावना हमारे संविधान में और एक आदर्श प्रस्तावना है, ठीक है। हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उसको आदर्श प्रस्तावना बोलते हैं तथा इसे संविधान की आत्मा भी बोलते हैं। संविधान की आत्मा किसने कहा था प्रस्तावना को? जरा याद कीजिए, भीमराव अंबेडकर, श्री BR अंबेडकर ने, और हमारे संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहकर संबोधित किया था। तो ये जो प्रस्तावना है, जैसे कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा ये करेंगे, ये जो प्रस्तावना दी गई है संविधान की आदर्श प्रस्तावना, ये कहां से ली गई? सोवियत रूस के संविधान से। क्लियर? इसके बाद में मूल कर्तव्य, हमारे संविधान का आर्टिकल 51 जो है और सभी नागरिकों के लिए और मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज की व्याख्या करता है। तो ये जो आर्टिकल 51 की जो फंडामेंटल ड्यूटीज है यानी मूल कर्तव्य हैं, ये भी कहां से लिए गए? सोवियत रूस के संविधान से। ठीक है। इसके बाद अगला जो सोर्स है संविधान का वो है दक्षिणी अफ्रीका का संविधान, साउथ अफ्रीका का संविधान। तो देखिए, साउथ अफ्रीका के संविधान से क्या क्या लिया गया? सबसे पहले संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ठीक है। हमारे संविधान के भाग 20 में आर्टिकल 368 में और संविधान संशोधन से संबंधित प्रक्रिया दी गई है। आर्टिकल संविधान के भाग 20 के आर्टिकल नंबर 368 में संविधान संशोधन संबंधी प्रक्रिया दी गई है, यानी कि किन किन परिस्थितियों में और संविधान में कुछ किस हद तक संशोधन किया जा सकता है, कोई नया कानून बनाया जा सकता है, पुराने कानून में फेरबदल किया जा सकता है। ये जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया आर्टिकल 368 में दी गई है, ये ली गई है कहां से? दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से। ठीक है। इसके बाद अगला राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन, यानी कि राज्यसभा के जितने भी सदस्य हैं उनका देखिए हर 2 साल में राज्यसभा के 1/3 सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो जाता है तथा प्रत्येक 2 साल बाद 1/3 नए सदस्य और राज्यसभा में चुनकर आते हैं नए सदस्य। तो ये जो राज्यसभा के सदस्यों से संबंधित निर्वाचन की जो प्रक्रिया है ये भी ली गई है कहां से? दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से। ठीक है। इसके बाद अगला जो संवैधानिक सोर्स है वो है जापान का संविधान, जिससे लिया गया है विधि का सर्वोच्च होना, यानी कि हमारे देश की संसद जो है जिसे बोलते हैं विधायिका, वो समय समय पर और कुछ एक विधियों का और निर्माण करती है, कुछ एक विधियों का निर्माण यानी कि कुछ एक कानून बनाती है। तो संविधान में क्या बोला गया है कि जो भी कानून संसद के द्वारा बनाए जाएंगे वो सर्वोच्च होंगे, देश के सभी नागरिकों के लिए सर्वोच्च होंगे। तो ये जो विधि का सर्वोच्च होना जो है, कानूनों का सर्वोच्च होना, सभी नागरिकों के समान कानून तथा सर्वोच्च होना, सभी को उसका पालन करना ही करना पड़ेगा, ये लिया गया है कहां से? जापान के संविधान से। तो ये थे मोटे मोटे तौर पर
और हमारे संवैधानिक विकास में जो संवैधानिक महत्वपूर्ण जो स्रोत थे, कहां से क्या क्या लेकर और हमारे संविधान में शामिल किया गया संविधान सभा के द्वारा, ये मोटे तौर पर 10 देशों के संविधान तथा 10 संवैधानिक स्रोतों के बारे में हमने इसमें बात की है। बहुत बहुत धन्यवाद।